नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के आप कह सकते हो विगत वर्षों के प्रश्नों में, या आप कह सकते हो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्न को भी इसमें समाहित किया गया है और आपकी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी इसमें जगह दी गई है, इसमें समाहित किया गया है। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। लगभग पूर्व की भांति जैसे आपको लगातार 2 वीडियो मिली हैं, उसी आधार पर इस सीरीज को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर भी कुल 40 से 41 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनमें 30 प्रश्न एक टॉपिक विशेष से होंगे। बाकी के जो प्रश्न होते हैं वो आप कह सकते हो कि एक टॉपिक विशेष का मतलब है कि जो सब्जेक्ट यहाँ पे चल रहा है। तो वर्तमान समय में हम बिहार के भूगोल को देख रहे थे, तो बिहार के भूगोल से 30 प्रश्न हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं वो मैथ के एक टॉपिक से हैं, साथ ही साथ और सामान्य विज्ञान के एक टॉपिक से हैं। ठीक है, तो कुल 40 प्रश्न हैं, इनको हल करना है। और आज की कक्षा के बाद आपको ये मान के चलना है कि बिहार का जो भूगोल है उसका आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। ठीक है, आज बिहार के भूगोल से संबंधित ये आपकी अंतिम कक्षा रहेगी और लगभग 3 से 4, इससे पहले भी हमने देखा था बिहार भूगोल काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो लगभग 4 से 5 वीडियो में हमने बिहार के भूगोल को समाप्त किया है। अब सोमवार को या मंगलवार को आपको एक ऐसी वीडियो आएगी जिसमें बिहार के भूगोल को, संपूर्ण बिहार के भूगोल को सिर्फ एक ही वीडियो में लेके आऊँगा, मतलब प्रश्नों के रूप में ही होगा, लेकिन उन प्रश्नों के माध्यम से हम चीज़ों को कर सकते हैं। आप ये कह सकते हो कि टॉप 100 सीरीज होगी और टॉप 100 सीरीज में हम पूरे बिहार के भूगोल को समग्रता से समाप्त करेंगे। तो चलिए एक एक करके अब चीज़ों को देखते हैं, एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप लोग क्या करते हो, लाइक तो बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, शेयर भी आप करते होगे, लेकिन कमेंट आप सब नहीं करते हो। तो कंटेंट कैसा है, कंटेंट के बारे में कमेंट अवश्य किया करें। ठीक है, अच्छा लगे तो भी, कोई कमियां रहें तो भी आप अवश्य बताया करें, जिससे कमियों को दूर किया जा सके। प्रश्न क्या कहा जा रहा है इसमें, 1880 से 1920 के मध्य कृषि योग्य भूमि में कितनी वृद्धि हुई है। यहाँ पे प्रश्न है 1880 से 1920 के मध्य कृषि योग्य भूमि में कितनी वृद्धि हुई है, आपको बताना है। बताएं। 1880 से, ये कहीं ना कहीं बिहार से ही प्रश्न है सारे के सारे, और यहाँ पे बिहार से संबंधित ही जानकारी पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये, इसका मतलब ये नहीं है कि ये संपूर्ण भारत से पूछी जा रही है, बिहार से ही पूछी जा रही है। तो बताएं। चलें, 1880 से 1920 के मध्य कृषि योग्य भूमि में कितनी वृद्धि हुई है। अब जानते हैं कि 1880 की बात हो रही है और उसी के काल से, उसी के बाद से यदि हम देखें तो तेजी से आप कह सकते हो कि धीरे धीरे औद्योगिक गतिविधियां बढ़ना प्रारंभ हुई थी और 1900 तक आते आते ये औद्योगिक जो गतिविधियां थी ये धीरे धीरे और तीव्र होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने के साथ साथ जो हमारे वन थे, जो हमारे जंगल थे, उनको हम लगातार समाप्त करते हुए जा रहे थे। तो वनों का जो विनाश था इस काल में आप कह सकते हो तेजी से बढ़ा, और स्वतंत्रता के बाद यदि हम बात करें तो वनों का विनाश बहुत तेजी से हुआ है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कृषि योग्य भूमि में कितनी वृद्धि हुई है। तो याद रखना है, कृषि योग्य भूमि में 67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। 67 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की वृद्धि हुई है इस 40 वर्ष के बीच में। यहाँ पे आपको बता दें, जब हम बात करते हैं बिहार की, तो आपको पता होगा बिहार का जो उत्तरी भाग है, बिहार का जो दक्षिणी भाग है, दोनों भागों में कृषि से संगत गतिविधियां होती हैं, कृषि से संबंधित गतिविधियां आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन यदि आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि बिहार में उत्तरी भाग में या दक्षिणी भाग में कहां पर कृषि की सघनता अधिक है, बिहार के उत्तरी मैदान में कृषि की सघनता अधिक है या बिहार के दक्षिणी मैदान में कृषि की सघनता अधिक है, तो आपको बताना है बिहार के उत्तरी मैदान में कृषि की सघनता अधिक है। बिहार के उत्तरी मैदान में कृषि की सघनता अधिक है। और यहाँ पर आपको यह भी जानना है कि इस क्षेत्र में लगभग 65 से 80%, इस क्षेत्र में लगभग 65 से 80% भागों पर खेती की जाती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं बिहार की, तो आपको बता दें बिहार की लगभग 85% जनसंख्या ऐसी है, बिहार की लगभग 85% जनसंख्या ऐसी है जो कृषि और कृषि से संगत गतिविधियों में लगी हुई है, जिनमें पशुपालन भी आता है। कृषि, पशुपालन
और इनसे संगत गतिविधियों में बिहार की 85% जनसंख्या लगी हुई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है, तो याद रखना है राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जब हम बात करते हैं तो कृषि का योगदान 19% है। याद रखिएगा, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो योगदान है वो 19% है। बजट आएगा तो उसके बाद से हम इसको अपडेट कर देंगे, तो जो नया आंकड़ा आएगा, नया डेटा आएगा, उस पर भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा बिहार का जो उत्तरी मैदान है, आप कह सकते हो कृषि से ज़्यादा, कृषि की जो गतिविधियां हैं वो कहीं ज़्यादा उत्तरी मैदान में आपको देखने को मिलती है। कृषि की जो सघनता है वो कहीं ज़्यादा उत्तरी मैदान में आपको देखने को मिलती है। दक्षिणी भागों में इनकी सघनता कम है। उत्तरी भागों में हमने देखा कि लगभग 65 से 80% भाग जो हैं, 80% क्षेत्रों में जो है ये कृषि की जाती है, 80% भाग पर खेती की जाती है। और हमने देखा कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि का योगदान है वो 19% है। इतना हमने इस प्रश्न से जानकारी किया है। चलें इसको बताएं। सन 1600 में भारत के कितने भाग पर खेती की जाती थी। देखो, इस तरह के प्रश्न अब नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कम से कम हमें पता होना चाहिए कि जब हमें मुख्य परीक्षा में इन प्रश्नों का रखने का तात्पर्य यह है कि जब हम मुख्य परीक्षा में कृषि से संबंधित कोई प्रश्न लिखने बैठते हैं और कुछ इस तरह का जब हम फैक्चुअल डेटा उसमें डालते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ता है और उसका हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। तो बताएं, सन 1600 में भारत के कितने भाग पर खेती की जाती थी। आपको बता दें, सन 1600 की यदि हम बात करें तो भारत के 6ठे भाग पर खेती की जाती थी। आपको पता होना चाहिए, भारत के 6ठे भाग पर खेती की जाती थी। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे वनों का विनाश तेजी से होने लगा, जैसे जैसे उद्योग धंधों का विकास होने लगा, उसी के बाद से जो कृषि भूमि थी वो एक समय तक लगातार बढ़ी है। इसको बताएं, कृषि भूमि के विस्तार का परिणाम है, कृषि भूमि के विस्तार का परिणाम है। देखो, इससे आसान प्रश्न कुछ नहीं हो सकता। कृषि भूमि हम कहाँ से ले रहे हैं, हम समुद्र से तो कृषि भूमि ले नहीं रहे हैं, ठीक है, तो कृषि भूमि हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, हम वनों को समाप्त कर कृषि भूमि प्राप्त कर रहे हैं। तो एक साधारण सा उत्तर है कि वनों के विनाश के माध्यम से वनों का विनाश हो रहा है और हमें नई नई कृषि भूमि, नए नए कृषि क्षेत्र मिल रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ए विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। चलें इसको बताएं, 1700 ईस्वी से आज तक विश्व भर में वनों का कितना क्षेत्र साफ किया गया है। चले बताएं, 1700 ईस्वी से आज तक विश्व भर में वनों का कितना क्षेत्र साफ किया गया है, बताएं। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि कम से कम हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हम मुख्य परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए तो इससे संबंधित हम चर्चा कर सकें, ठीक है। बताएं, 1700 ईस्वी से बात हो रही है यहाँ पे, 1700 ईस्वी से आज तक विश्व भर में वनों का कितना क्षेत्र साफ किया गया है। और आपको बता दें कि आज अभी मैं आपको कुछ जो वन स्थिति रिपोर्ट आई है 2021 की, उससे संबंधित कुछ डेटा बताऊंगा, तो उसको भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि अगले 2 वर्षों तक यही डेटा, यही फैक्ट आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 1700 ईस्वी से आज तक विश्व भर में वनों का कितना क्षेत्र साफ किया गया है। तो आपको बता दें कि यदि हम बात करें वनों के साफ करने की, यदि हम बात करें तो वनों का विनाश तो आप सब जानते हैं बहुत तेजी से हुआ है, और इसका सही उत्तर है 139 लाख वर्ग किलोमीटर। 139 लाख वर्ग किलोमीटर हमने साफ किया है, ये आपको पता होना चाहिए, इतना वनों को हमने नष्ट किया है। अब देखो, बिहार की बात कर लेते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आती है, फॉरेस्ट सर्वे 2021, उसकी यदि हम बात कर लें तो कुछ जानकारियां आपको पता होना चाहिए जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपसे आज पूछ लिया जाए कि बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है, बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है, तो आप बताओगे 7380। इसको नोट कर लीजिएगा, 7380.79 वर्ग किलोमीटर बिहार में आज की तिथि में
जो कुल वन क्षेत्र है वो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। इस प्रश्न के उत्तर से ज़्यादा जरूरी ये है, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो प्रश्न है कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा में फैक्ट आपको कुछ पता रहे, आप इस तरह से भी पढ़ें कि ये भी आपका तैयार होता चले, इसलिए ये प्रश्न रखे गए हैं। 2 से 4 प्रश्न ऐसे हैं, ठीक है। तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर का कुल वन क्षेत्र है बिहार में। और आप जब जानते हैं कि जब बात आती है कुल वन क्षेत्र की तो 3 प्रकार के वनों की बात होती है। पहला होता है अत्यंत सघन वन, पहली बात होती है अत्यंत सघन वन, ठीक है। दूसरा होता है सघन वन, और तीसरी कैटेगरी होती है खुला वन, ठीक है। अत्यंत सघन वन और खुला वन, जिसको सघन वन को हम बोलते हैं मध्यम सघन वन, तो इसको आप नोट कर लिएगा, मध्यम सघन वन, ठीक है। तो अत्यंत सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन, ये 3 प्रकार होते हैं वनों के जब हम बात करते हैं। और इन तीनों को मिलाकर जो कुल एरिया है बिहार में वो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, यह आपको पता होना चाहिए। यदि बात किया जाए कि वर्ष 2019 से 2021 में क्या वनों का क्षेत्र बिहार में बढ़ा है, तो जी हाँ, वनों का क्षेत्र बिहार में बढ़ा है। और जो बिहार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है वो 74.80 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। वर्ष 2019 से बिहार में 74.80 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बढ़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जब बात कर रहे हैं हम बढ़ा है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए पहले कितना था। पहले यदि हम बात करें बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर, तो 7306 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर पहले बिहार में वन हुआ करते थे। और आज के समय में 74 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। और आज बिहार में जो कुल वन क्षेत्र है वो 73.80.79 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको रट जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज यहाँ पे और देख लीजिएगा कि कई बार ये पूछा जाता है कि बिहार में जो वन क्षेत्र हैं वो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यह भी पूछा जाता है कि राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वन हैं, तो आपको पता होना चाहिए राज्य आज के डेटा के अनुसार राज्य के 7.84% भाग पर वन हैं। कितने? 7.84% भाग पर वन है। और ये सभी का सभी जो आंकड़ा दिया जा रहा है वर्ष 2021 का आंकड़ा है। पहले बिहार में 7.76% क्षेत्र पर वन हुआ करते थे जब 2019 का आंकड़ा आया था। 2021 के आंकड़े में बढ़ोतरी हुई है, तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो इसको आपको रट जाना है, यहीं पर याद करके जाना है। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, बिहार में कुल जो वन क्षेत्र है वो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। और जो कुल वन क्षेत्र होते हैं इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, अत्यंत सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको अत्यंत सघन वन को बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, फिर इसके बाद मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट। तो उससे कोई मतलब नहीं है हिंदी इंग्लिश का, जो भी आप समझ सकें उसको आपको मान के चलना है। दूसरी बात, हमने देखा कि बिहार में 2021 की जो तुलना किया हमने 2019 से, तो हमें पता चला बिहार में जो कुल बढ़ोतरी हुई है वो 74.80 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ हमने देखा कि बिहार में जो कुल वन हैं वो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर हैं, तो हमें पता चला बिहार में जो वन हैं वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 7.84% भाग पर फैले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले आंकड़ा क्या था? इससे पहले का आंकड़ा था 7.76%, ये 2019 का आंकड़ा था, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वन विनाश से क्या तात्पर्य है, बताएं। वन विनाश से क्या तात्पर्य है? जैसे आपसे बोला जाए वन विनाश, तो वन विनाश से इनमें से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। चलें बताइएगा, वन विनाश से क्या तात्पर्य है, बताएं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है,
इसको बताएं। बहुत आसान सा प्रश्न है। सबको जवाब देना है और इसके बाद जो अतिरिक्त फैक्ट बता दे रहा हूं इसको भी नोट करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए जवाब दीजिएगा। वन विनाश से क्या तात्पर्य है? आपसे मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? वन विनाश से क्या तात्पर्य है? चलें, वन विनाश से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। वन विनाश से तात्पर्य है वनों का विलुप्त होना, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि नए वृक्षों का ना लगाना, उद्योगों का लकड़ी बेचना या जलाने के लिए लकड़ी। वनों का जो विलुप्त होना है कहीं ना कहीं ये बताता है कि वनों का विनाश हो रहा है। इसके साथ साथ अब यहाँ पे मैंने आपको भी पिछले स्लाइड में बताया कि वन जो होते हैं बिहार में या कहीं भी जब वनों की बात करते हैं तीन प्रमुख कैटेगरी आती है। अत्यंत सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और खुला वन ओपन फॉरेस्ट। ये तीन कैटेगरी मैंने आपको बताई है। मैंने अभी आपको बताया कि बिहार में जो कुल वन क्षेत्र है 7380.79 कितना 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में ये विस्तारित हैं। ये अभी मैंने आपको बताया। लेकिन ये जो 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर है इनको यदि हम विभाजित करते हैं तो कितना कितना आता है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको बता दें, जब बात करते हो आप बिहार की तो आपको पता होना चाहिए बिहार में जो वेरी डेंस फॉरेस्ट जिसको अत्यंत सघन वन यदि हम बात करें तो 343.42 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर आपको अत्यंत सघन वन देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि हम बात करें मध्यम सघन वन की तो आपको देखने को मिलेगा 3285। नोट कर लीजिएगा आंकड़ा, ये नया आंकड़ा है, अगले 2 वर्ष तक आपको काम आएगा। 0.83, ठीक है। 3285.83 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र पर या वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर मध्यम सघन वन आपको देखने को मिलता है। और खुला वन की जब हम बिहार में बात करते हैं तो इसका जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है 3761.54 3761.54 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर ये विस्तारित है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने देखा बिहार में जो कुल वन क्षेत्र है वो है 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर और यह तीन कैटेगरी में विभाजित है जिनमें अत्यंत सघन वन 333 स्क्वायर किलोमीटर है, मध्यम सघन वन है 3285 स्क्वायर किलोमीटर और खुला वन है 3761 स्क्वायर किलोमीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में किस प्रकार के वनों की प्रधानता है तो आपको जवाब देना है बिहार में सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा खुले वन आपको देखने को मिलते हैं। इससे पहले अभी हमने देखा था कि बिहार की जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 7.84% पर वन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कब भारतीय वन सेवा शुरू की गई थी? भारतीय वन सेवा कब शुरू की गई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए बताएं, भारतीय वन सेवा कब शुरू की गई थी ये आपको बताना है। भारतीय वन सेवा कब शुरू की गई थी? भारतीय वन सेवा कब शुरू की गई थी आपको बताना है। चलें, भारतीय वन सेवा कब शुरू की गई थी? 4 विकल्प हैं, इन चारों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। चुनाव करें, सबका जवाब सही आना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, सभी के जवाब सही आने चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये बेसिक जानकारी है, ये तो आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो स्टैटिक जीके है। चलें बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। जवाब दीजिएगा। चलें,
देखो यहाँ पे बात हो रही है भारतीय वन सेवा कब शुरू की गई थी। तो आपको बता दें भारतीय वन सेवा की जब बात आती है तो वर्ष 1864 में शुरू की गई थी। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। अभी हमने आपको बताया बिहार में सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें वनों में किस प्रकार की प्रधानता है तो ओपन फॉरेस्ट की प्रधानता है। हमने देखा कि बिहार में सबसे कम घने वन जो हैं वो सबसे कम देखने को मिलते हैं। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो आपको देखने को मिल रहा है 333.42 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र पर आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें आपको समझना है कि ये जो 333.42 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है वेरी डेंस फॉरेस्ट का, इसमें पश्चिमी चंपारण की यदि हम बात करें तो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा घने वन आपको देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आपको मुंगेर देखने को मिलता है, तीसरे नंबर पर जमुई देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ समझने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें आप कह सकते हो कि लगभग इसका 80% जो हिस्सा है वो पश्चिमी चंपारण के पास है। पश्चिमी चंपारण में 249.34 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर सघन वन आपको अत्यंत सघन वन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी चंपारण जो है, पश्चिमी चंपारण में वेरी डेंस फॉरेस्ट का एरिया सबसे ज़्यादा है। अब एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है कि सबसे ज़्यादा वनीय क्षेत्र वाला जिला बिहार का सबसे ज़्यादा, ये आंकड़ा लेटेस्ट है, नोट करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा वनीय क्षेत्र वाला जिला, सबसे ज़्यादा वनीय क्षेत्र वाला जिला। तो सबसे ज़्यादा जब वनीय क्षेत्र वाले जिले की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा वन किस जिले में आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा वनीय क्षेत्र वाला जो जिला है वो है आपका कैमूर। कौन सा है? कैमूर। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला, वनीय क्षेत्र वाला जो जिला है वो आपका है कैमूर। और कैमूर में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया पर वन है। और आपको बता दें कि यदि हम बात करें कि जिले पर कितने वन है तो आपको देखने को मिलता है 31.56% भाग पर वन है इस जिले के, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है हमें, सबसे ज़्यादा वनीय क्षेत्र रखने वाला जिला जो है वह है कैमूर। कैमूर में जो कुल वन हैं वो 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया पर विस्तारित हैं। और कैमूर के 31.56 आप कह सकते हो प्रतिशत क्षेत्र पर आपको वन देखने को मिलते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम, ये तो हो गया सबसे ज़्यादा, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम वनीय क्षेत्र कहाँ पे हैं, तो आपको याद रखना है सबसे कम वनीय क्षेत्र है शेखपुरा। ठीक है, याद रखना है शेखपुरा में सबसे कम आपको वन देखने को मिलते हैं। और शेखपुरा में यदि हम बात करें तो 1.19 स्क्वायर किलोमीटर, 1.19 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया पर वन है। और ये सबसे न्यूनतम है। यदि बात करें कि शेखपुरा के कितने प्रतिशत, शेखपुरा जिला के कितने प्रतिशत भाग पर वन हैं, तो ये और ही निराशाजनक है, ये है 0.17%। तो आप कह सकते हो शेखपुरा में जो वन हैं वो नगण्य हैं, यहाँ आप कह सकते हो। तो इतना डेटा आपको याद रखना है कि पश्चिमी चंपारण में अत्यंत सघन वन बिहार में सबसे ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो आपको बताना है कैमूर। और कैमूर के 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया पर वन देखने को मिलते हैं। कैमूर जिला के कुल लगभग 31.56% भाग पर वन देखने को मिलते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की डेटा के अनुसार। और इसके अनुसार शेखपुरा में सबसे कम वन है और शेखपुरा में जो वनों का आप कह सकते हो एरिया है वो है 1.19 स्क्वायर किलोमीटर, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो 0.17% क्षेत्र पर वन है शेखपुरा की, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में बिहार का वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत है, देश में बिहार का वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत है, देश में बिहार का वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत है।
चलें 1.17, 1.18, 1.19, 1.20। मतलब बिहार में जो वन हैं वो देश में जो भी वन है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब जो बिहार में वन है, या दूसरे शब्दों में आप बात करें तो बिहार में जो कुल वन हैं वो पूरे भारत के वनों का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है 1.19%। सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। आप जानते हो बिहार की जब हम बात कर रहे हैं, वनों की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करना बिहार के संदर्भ में उतना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि बिहार की यदि हम बात करें तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को आधिकारिक रूप से मिलता है। लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य की यदि हम बात करें तो बहुत सारे वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलते हैं, जैसे गौतम बुद्ध है अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में। फिर इसके बाद भीम बांध अभ्यारण्य, ये आपको मुंगेर में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया है कि एकमात्र है, इसको छोड़ना है अभी। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य है, बेगूसराय में देखने को मिलता है। कुशेश्वर, आप नाम तो सुना ही होगा आपने, कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ नालंदा में भी आपको देखने को मिलता है पंत अभ्यारण्य। ये सारे के सारे वन्यजीव अभ्यारण्य जो हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 2019 की पशु गणना के अनुसार बिहार में गायों बैलों की संख्या कितने हजार है? 2019 की पशु गणना के अनुसार बिहार में गायों बैलों की संख्या कितने हजार है, बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। देखो, पशु गणना 2019 की यदि हम बात करें तो इसके अनुसार बिहार में लगभग 3.654 करोड़ पशु हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 3.654 करोड़ पशु पूरे बिहार में है, ये 2019 की पशु गणना हमें बताती है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पशु गणना के अनुसार बिहार में गायों और बैलों की संख्या कितनी है। तो गायों और बैलों की जो यहाँ पे संख्या है वह है 154.0 लाख। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। 2019 की पशु गणना के अनुसार बिहार में भैंसों की संख्या कितनी है? भैंसों और भैंसा है ये, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है बताएं। इनकी संख्या कितनी है? चलें बताएं, इनकी संख्या कितनी है? चलिए फास्ट जवाब दीजिए। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अभी तक हमने गाय बैल देखा था, अब भैंस और भैंसों की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें यदि हम बात करें तो बिहार में इनकी जो कुल संख्या है वो 77.2 लाख है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिहार में यदि आपसे पूछ लिया जाए कुल जो आप बोलते हो पोल्ट्री शब्द बोला जाता है, पोल्ट्री फार्म आप बोलते होगे, तो जो बिहार में कुल पोल्ट्री फार्म की संख्या ना कहकर हम इस तरह पूछें कि बिहार में कुछ टोटल बिहार में कुल पोल्ट्री पक्षियों की संख्या कितनी, मतलब जो पक्षी पोल्ट्री फार्मों में रखे जाते हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये है 165.3 लाख, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिहार में कुल कितने पोल्ट्री पक्षी हैं ये भी आपने देख ही लिया। बिहार में कुल कितने गाय और बैल हैं यह भी आपने देख लिया। बिहार में कुल कितने भैंस और भैंसों की संख्या है यह भी आपने देख लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत परिवार गाय पालते हैं? बिहार में यहाँ पे गौ पालन के लिए बोला जा रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत लोग जो है वो गौ पालन करते हैं, गाय पालते हैं, ये आपको बताना है। बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग गौ पालन करते हैं ये आपको बताना है। चलें, बिहार में गौ पालन का जो आंकड़ा है वो कितना है? अभी आपने देखा गाय और बैलों की जो संख्या है वो 154 लाख है। ये अभी आपने देखा था कि बिहार में कुल 154 लाख गाय और बैल हैं
और इनकी संख्या कहीं ना कहीं भैंसों से ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि बिहार में जो लोग पशुपालन करते हैं विशेष रूप से दुग्ध व्यवसाय के लिए, उनके पास गायों की संख्या ज़्यादा है, गायों को ज़्यादा ये प्राथमिकता देते हैं। और बिहार में यदि हम बात करें तो इसका उत्तर है सही बी विकल्प 35%। लगभग 35% परिवार ऐसे हैं जो गाय पालते हैं और इससे निश्चित रूप से गौ पालन को बढ़ावा बिहार में पता चलता है कि दिया जा रहा है। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत परिवार भैंस पालते हैं ये भी बताएं, स्पष्ट होना चाहिए। बताएं बिहार के लगभग कितने प्रतिशत परिवार हैं जो भैंस का पालन करते हैं दुधारू पशुओं के रूप में। गाय वाला देख लिया आपने, 35% परिवार हैं, ठीक है। अब भैंसों वाला कितना है ये आपको बताना है। चलिए बताएं। जवाब दीजिएगा। देखो यहाँ पे अभी आपने देखा 35% बिहार के परिवार ऐसे हैं जो गाय पालते हैं दूध के लिए, ठीक है। उनमें से यदि हम बात करें तो भैंसों को पालने वालों की संख्या है 20%। मतलब 35% लोग जो है वो गाय पालते हैं और 20% लोग हैं जो भैंस। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट हुआ कि यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि दुग्ध व्यवसाय के लिए बिहार में गाय या भैंस में से किसको प्राथमिकता दी जा रही है, तो आपका जवाब होगा गाय को। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने भैंस की 2 नस्लें लिखी हैं, एक लिखा है मुर्रा, एक दूसरी लिखी है सुरती। तो आपको पता होगा कि जो मुर्रा भैंस है यदि हम बात करें तो विश्व स्तर पर इसकी अपनी अलग एक पहचान है और सबसे अच्छी भैंस मानी जाती है दुग्ध व्यवसाय के संदर्भ में, ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिल रहा होगा सुरती। तो आपको बता दें यह भी एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हो भैंस की एक महत्वपूर्ण नस्ल है। और इसी में आपने सुना होगा मेहसाना, भदावरी, ये भी कुछ इनकी नस्लें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अक्सर परीक्षाओं में भैंसों की नस्लें हो गई, भेड़ों की नस्लें हो गई, बकरियों की काफ़ी नस्लें होती हैं, उनसे संदर्भित प्रश्न उनकी नस्लों के बारे में देके पूछ लिया जाता है कि यह किसकी एक नस्ल है। तो इसके लिए हमें इस प्रकार से भी तैयार रहने की ज़रूरत है। इसको बताएं 2018-19 में दूध का उत्पादन कितने हजार टन हुआ था। बिहार में 2018-19 में दूध का उत्पादन कितने हजार टन हुआ था ये आपको बताना है। बताएं। देखो जिनको ये लगता हो स्लो चल रही हैं चीज़ें, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चीज़ें स्लो चल रही हैं, स्पीड कम है। स्पीड कम है, यूट्यूब ने आपको फंक्शन दिया है, वहाँ से स्पीड आप बढ़ाकर फास्ट इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 2018-19 में दूध का उत्पादन कितने हजार टन हुआ था। बताएं बिहार में दूध का उत्पादन कितने हजार टन हुआ था। चलिए जवाब दीजिएगा। दूध का जो उत्पादन है ये 9,818.51 हजार टन 2018-19 में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं पशुपालन संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संविधान के किस भाग में है। पशुपालन संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संविधान के किस भाग में है आपको बताना है। बताएं। अब देखो पॉलिटी जुड़ गया है, तो निश्चित रूप से पॉलिटी तो आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं, तो बताएं। चलें किस भाग में पशुपालन संबंधी संवैधानिक व्यवस्था की चर्चा की गई है ये आपको बताना है। चले फास्ट जवाब दीजिए इसका, किस भाग में इसकी चर्चा की गई है। पढ़ा तो सबने होगा, पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से जवाब भी देना चाहिए। जवाब दीजिएगा। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस भाग में, आप देखते होंगे भाग 4, भाग 4 में एक अनुच्छेद आपका आता है, उसको बोलते हैं अनुच्छेद नंबर 48, आर्टिकल नंबर 48। आर्टिकल नंबर 48 में क्या कहा गया है। आर्टिकल नंबर 48 में बताया गया है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन के लिए आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। राज्य
किसानों को कृषि और पशुपालन के लिए जो अद्यतन तकनीक होंगी, जो आधुनिक तकनीक होंगी, उससे जोड़ने का, उससे संगठित करने का प्रयास करेगा। ये भाग 4 अनुच्छेद नंबर 48 में ये बात कही गई है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। कॉम्फेड द्वारा किस ब्रांड के नाम से विपणन किया जाता है, बताएं। बिहार के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। जैसे अमूल आप देखते होंगे, पराग आप देखते होंगे, तो इस तरह से अलग अलग नाम होते हैं, तो आपको बताना है, बताएं, जवाब दीजिएगा। आपको बता दें, दूध को उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी जो स्थापना हुई थी, ये वर्ष 1983 में हुई थी, ठीक है। कॉम्फेड की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1983 में हुई थी, और इसका उद्देश्य था कि दूध के उत्पादन को बढ़ावा देना है, और दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने वाली यह एक राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछा जा रहा है कि किस नाम से विपणन करती है, तो ये जो विपणन करती है ये सुधा नाम से करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सुधा नाम से विपणन करती है। और जो लोग बिहार के हैं उनके लिए बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको इसके बारे में जानकारी होगी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में वर्ष 19 और 20 में दूध का उत्पादन कितना रहा है, तो आपको याद रखना है कि बिहार में 19 और 20 की यदि हम बात करें तो 104.83 लाख टन दूध का उत्पादन बिहार से रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 104.83 लाख टन उत्पादन दूध का बिहार से रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। कब? 2019-20 में, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए बिहार का सर्वाधिक दूध का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में है, तो बिहार के पटना, इस आंकड़े के अनुसार बिहार के पटना जिले से दूध का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दूध का न्यूनतम उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ है, तो आपको याद रखना है बिहार में शिवहर एक स्थान है, शिवहर जिला है, शिवहर से सबसे कम दूध का उत्पादन हुआ है। तो बिहार से कुल जो दूध का उत्पादन हुआ है, ये लेटेस्ट आंकड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब नया आएगा तो उसको हम बताएंगे। 2019-20 में यदि हम देखें तो हमने देखा 104.83 लाख टन दूध का उत्पादन बिहार से हुआ, जिनमें सबसे ज़्यादा पटना से हुआ और सबसे कम शिवहर से हुआ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बिहार के संदर्भ में आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 5 व्यक्तियों में एक गाय या बैल आपको देखने को मिलती है। तो यदि आपसे प्रश्न बन जाए कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में एक गाय या एक बैल कितने व्यक्तियों पर एक पाई जाती है, तो आपको बताना है 5 व्यक्तियों पर एक पाई जाती है। और बिहार के संदर्भ में यदि हम बात करें तो आपको बता दें बिहार के संदर्भ में प्रत्येक 30 व्यक्ति पर एक पशु आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे गाय भैंस की बात नहीं होगी, बल्कि कोई भी पशु आपका हो सकता है। तो बिहार में प्रत्येक 30 व्यक्तियों पर एक पशु देखने को मिलता है। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें, संपूर्ण भारत के संदर्भ में, तो ये आंकड़ा आपको देखने को मिलता है 20 का, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में नहीं याद रखना है, बिहार के संदर्भ में आपको अवश्य याद रखना है। और जब बिहार की हम बात कर रहे हैं, विशेष रूप से पशुओं की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा बिहार में पशुओं का एक विशेष मेला लगता है और उसको सोनपुर मेले के नाम से जाना जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। सोनपुर मेला विशेष रूप से पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए जाना जाता है। जौ उत्पादन में बिहार का स्थान देश में क्या है, चलिए बताएं। जौ उत्पादन में देखो, अब नया डेटा आएगा तो उस पर हम बताएंगे, लेकिन अभी बताएं। यहाँ पे बात हो रही है जौ उत्पादन की। आप जानते हो जौ का उत्पादन उन क्षेत्रों में किया जाता है जो कम सिंचित होते हैं, मतलब जहां गेहूं की फसल अच्छी नहीं होती है, ऐसे क्षेत्र जहां पर सिंचाई की सुविधा उतनी बेहतर नहीं है, सिंचाई बेहतर नहीं हो पाती है, उन क्षेत्रों में जो है जौ की खेती की जाती है। आप कह सकते हो असिंचित क्षेत्रों के लिए जौ एक महत्वपूर्ण फसल है, एक बेहतर फसल है। बिहार में यदि हम बात करें कि कौन से जिले इसमें अग्रणी हैं, तो आपको याद रखना है चंपारण, ठीक है। और जब चंपारण याद रखोगे तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों आ जाएगा। तो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का ये जो क्षेत्र है, ये बिहार में जौ उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण या अग्रणी क्षेत्र कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जौ का उत्पादन गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया और कई सारे जिलों में होता है, लेकिन जो अग्रणी जिला है वो है चंपारण, जिनमें पश्चिमी और पूर्वी चंपारण आता है।
और जौ उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है। सी विकल्प सही उत्तर है। तिलहन उत्पादन में बिहार का स्थान देश में क्या है, बताएं। तिलहन उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? देखो, तिलहन में यदि हम बात करें तो आप सरसों, राई और अलसी, तीन, अलसी को तीसी भी बोलते हैं, तो सरसों, राई और अलसी तीन प्रकार के आप कह सकते हो इनका उत्पादन होता है, जो तेल के लिए होता है, तिलहन की फसलें कहलाती हैं। बिहार की यदि हम बात करें तो पटना हो गया और तिरहुत हो गया। पटना और तिरहुत प्रमंडल में यदि हम देखें तो बिहार के लगभग 75% जो तिलहन का क्षेत्र है वो पटना और तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और बिहार की जब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर देश में कौन सा स्थान है तिलहन के उत्पादन में, तो बिहार का स्थान 7वां है। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल मिर्च के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में क्या है, बताएं। लाल मिर्च के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में क्या है, आपको बताना है। देखो, लाल मिर्च आया तो मुझे एक मिर्च का नाम याद आ रहा है, खोला मिर्च। मैंने इसके बारे में आपको बताया है करंट अफेयर्स में। तो आप बताओगे खोला मिर्च किस राज्य से संबंधित है, क्योंकि इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। चले बताएं। लाल मिर्च के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? देखो, धान के उत्पादन में है 5वां, गेहूं के उत्पादन में है 6वां, मक्के के उत्पादन में है 2रा, चने के उत्पादन में है 6वां, जूट के उत्पादन में है 2रा, इसके बाद गन्ने के उत्पादन में 9वां, तंबाकू के उत्पादन में 6वां, जौ के उत्पादन में 3रा, तिलहन के उत्पादन में 7वां, और यहाँ पे लाल मिर्च की बात हो रही है, लाल मिर्च के उत्पादन में बिहार का 2रा स्थान है। तो सभी आपने रट लिया, रट जाना है। धान के उत्पादन में 5वां, गेहूं के उत्पादन में 6वां, मक्के के उत्पादन में 2रा, चने के उत्पादन में 6वां, जूट के उत्पादन में 2रा, गन्ने के उत्पादन में 9वां, तंबाकू के उत्पादन में 6वां, और जौ के उत्पादन में 3रा, तिलहन के उत्पादन में 7वां, और मिर्च के उत्पादन, विशेष रूप से लाल मिर्च के उत्पादन में 2रा स्थान है। धान या चावल के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? अभी मैंने आपको बता दिया, तो निश्चित रूप से अब आपको पता होगा। धान या चावल सबसे पहले मैंने आपको बताया। तो धान या चावल के उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वो है 5वां, गेहूं के उत्पादन में 6वां, ये आपको पता होना चाहिए। गेहूं के उत्पादन में 6वां, ये प्रश्न भी आपका हो गया। इसको बताएं। बिहार में अगहनी फसल की बुआई होती है कब? अगहनी फसल की बुआई बिहार में कब होती है, ये आपको बताना है। बिहार में अगहनी फसल की बुआई कब होती है, ये आपको बताना है। चलिए प्रश्न पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। बिहार में अगहनी फसल की बुआई कब होती है? चले, अगहनी फसल की बुआई कब होती है? तो अगहनी फसल की जो बुआई है वो जुलाई और अगस्त में होती है, ये आपको नोट कर लेना है। जैसे जुलाई और अगस्त, ये विकल्प आपका सही उत्तर है। जैसे अभी हमने बिहार में चावल के उत्पादन में और गेहूं के उत्पादन में बिहार की बात की, तो चावल और गेहूं के उत्पादन की जब बात आती है तो इनके कुछ जिले भी आपको पता होना चाहिए। चावल के उत्पादन के कम से कम 2 से 3 जिले पता होना चाहिए, और गेहूं के भी उत्पादन के। जैसे गेहूं के उत्पादन की यदि हम बात करें तो रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, ये 3 याद रख लीजिए। और रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी किसके संदर्भ में? गेहूं के संदर्भ में। चावल के संदर्भ में जब हम बात करें तो चावल के संदर्भ में भी आप याद रखिए रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। कहने का मतलब चावल के उत्पादन में और गेहूं के उत्पादन में दोनों में रोहतास आप कह सकते हो बेहतर कर रहा है, रोहतास शीर्ष स्थान पे है। तो आपको रोहतास अवश्य याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि जब आप मान लीजिए गेहूं की फसल की बात होती है बिहार में, या चावल के फसल की बात मुख्य परीक्षा में पूछी जाती है, और इनका जिक्र आप नहीं करते हो, इन जिलों का जिक्र नहीं करते हो जो जिले अग्रणी है उस क्षेत्र विशेष में, तो आपका उत्तर अधूरा रहता है। इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक फसल के संदर्भ में आपको कुछ प्रमुख जो अग्रणी जिले हैं वो आपको पता होना चाहिए, जिससे उस प्रश्न में यदि आपकी मुख्य परीक्षा में उस जिले से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न बने तो आप आसानी से जवाब देने में सक्षम रहें। इसको बताएं। प्लास्टिक जलाने से किस जहरीले गैस का उत्सर्जन होता है जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है? बताएं।
देखो, यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कोई कमी है तो कमियों को भी आप बता सकते हैं। इंसान हम भी हैं, कमियां हो जाती, कभी कभी क्या चीज़ें होती है, दिमाग में कुछ और होता है, बोल कुछ और दिया जाता है, तो इस तरह की कमियां हो जाती हैं कभी कभी। रेगुलर तो नहीं है, लेकिन किसी किसी लेक्चर में हो जाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कहीं भी यदि गलती हुई है, आपको लगता है गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। उससे क्लियर हो जाएगा कि आप गलत कह रहे हैं या मैं गलत कह रहा हूं। मैं गलत कहूंगा तो निश्चित रूप से अगली क्लास में आकर उसको सुधार करूंगा। आपकी जानकारी गलत होगी तो कम से कम आपकी जानकारी करेक्ट होगी और चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। तो सहयोग जरूरी है, दोनों का सहयोग जरूरी है, तभी चीज़ें बेहतर हो पाती हैं। चले बताएं, प्लास्टिक जलाने से किस जहरीले गैस का उत्सर्जन होता है जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है? प्लास्टिक जलाने की बात हो रही है तो आपको बता दें, जब हम प्लास्टिक जलाते हैं तो कोई एक विशेष गैस नहीं निकलती है। प्लास्टिक जलाने में आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपको देखने को मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी देखने को मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। कोई एक विशेष गैस ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक जलाओगे तो कोई एक गैस निकलेगी, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो विभिन्न आप कह सकते हो तत्वों से मिलकर बना होता है। बहुत सारे उसमें आप कह सकते हो केमिकल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारी गैसें उसमें से निकलती हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो ग्रीन हाउस है, कौन सी गैस ऐसी है जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन को बढ़ाती है सबसे ज़्यादा, तो ग्रीन हाउस गैसों में यदि सबसे महत्वपूर्ण गैस कोई है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये मानवीय गतिविधियों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानवीय गतिविधियों से पैदा होता है? यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए तो जी हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मानवीय गतिविधियों से ही पैदा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा, आपको पता होगा कि बिहार की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम बिहार राज्य विशेष के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आप जानते हो बारिश के दिनों में मात्र कुछ घंटे की बारिश में बिहार के आप कह सकते हो लगभग 1/3 से ज़्यादा क्षेत्र हैं जो जलमग्न हो जाते हैं, विशेष रूप से शहरी क्षेत्र। पटना में बाढ़ आ जाती है, अब आप देखें कितनी भीषण बाढ़ आपको पटना में देखने को मिलती है। समस्या क्या रहती है, बाढ़ क्यों आती है? क्योंकि आप जानते हो प्लास्टिक का जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। प्लास्टिक के प्रदूषण में ऐसे हार्ड आप प्लास्टिक नहीं कह सकते, जो पॉलीथीन हम यूज करते हैं उसकी भी बात हम कर रहे हैं। और विशेष रूप से जो नगर हैं, विशेष रूप से जो प्रमुख नगर हैं बिहार के, उनमें ये जो प्लास्टिक की समस्या है ये बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक जो है कहीं ना कहीं आप इसको सही तरीके से निस्तारण नहीं करते हैं, नगर निगम सही तरीके से निस्तारण नहीं करता है, जिसके चलते ये जो प्लास्टिक है ये सीवर लाइनों में जाकर बैठ जाते हैं। अब जब सीवर लाइनों को ये ब्लॉक कर देते हैं तो जो जल की निकासी है वो बेहतर नहीं हो पाती, क्योंकि बारिश की बात हो रही है तो बारिश में अतिरिक्त जल भी हो जाता है, तो जिसके चलते आप बाढ़ जैसी प्रमुख समस्या आप देखने को पाते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो बाढ़ आती है विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में, उसका एक प्रमुख कारण यह है प्लास्टिक प्रदूषण, जिसके चलते जो सीवर लाइन होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और उसके चलते जल की जो निकासी है वो समुचित तरीके से नहीं हो पाती और बाढ़ की समस्या आपको देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हो कि लगभग 70% इस तरह की जो समस्याएं हैं, 70% समस्याओं के लिए कहीं ना कहीं प्लास्टिक प्रदूषण जो है वो जिम्मेदार है। पटना शहर में नगरीकरण बढ़ोतरी का प्रतिशत क्या है? पटना शहर में नगरीकरण बढ़ोतरी का प्रतिशत क्या है? देखो, यह आंकड़ा हमेशा बदलता रहता है, लेकिन एक अनुमान हमें पता होना चाहिए कि क्या है। तो पटना शहर में जो लेटेस्ट आंकड़ा आया था उसके अनुसार जो है 43.1% की बढ़ोतरी दर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं, डॉल्फिन मछलियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? देखो, आज जो आपके प्रश्न हैं ये कहीं ना कहीं बिहार के जो मिसलेनियस टॉपिक थे उनसे भी जुड़े हुए हैं, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। और आज बिहार का जो भूगोल है वो आपका समाप्त हो जाएगा, बिहार का भूगोल संपूर्णता से समाप्त होगा। और बिहार के भूगोल के बाद अब हम बिहार के इतिहास, अगली जो आपको वीडियो मिलेगी वहाँ से हम देखेंगे बिहार के इतिहास के बारे में। शायद अभी एक वीडियो और आपकी आए बिहार के भूगोल से संदर्भित, और उसके बाद हम बिहार के इतिहास की बात करेंगे। बताएं, डॉल्फिन मछलियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है?
बताएं। डॉल्फिन मछलियों की सर्वाधिक संख्या, विशेष रूप से देखो बिहार से संबंधित मैं चर्चा कर रहा हूं, तो आपको इतना समझना है कि जब बिहार से संबंधित चर्चा हो रही है तो यहाँ पे जो डॉल्फिन की चर्चा हो रही है वो गैंगेटिक डॉल्फिन की चर्चा हो रही है। ये आपको याद रखना है, किसकी चर्चा हो रही है? गैंगेटिक डॉल्फिन की चर्चा। क्योंकि आप जानते हो भारत में इरावदी डॉल्फिन भी पाई जाती है, ये भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे इरावदी की चर्चा नहीं हो रही है बल्कि गैंगेटिक डॉल्फिन की चर्चा हो रही है। तो गैंगेटिक डॉल्फिन की सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पाई जाती है? बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बताएं, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको बताना है। चलें बताएं। देखो यहाँ पे बात हो रही है डॉल्फिन। डॉल्फिन की जो सर्वाधिक संख्या है वो बिहार में पाई जाती है। बिहार में डॉल्फिन सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और आप जानते हो कि एक अलग से अब इनका आप कह सकते हो कि डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए, गंगा डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए लगातार अब बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार की जब आप बात करते हो और डॉल्फिन की बात करते हो तो आपको याद आना चाहिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, आपको पता होना चाहिए। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना विश्वविद्यालय में बन रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी आपको पता होना चाहिए कि 5 अक्टूबर की तिथि होती है। 5 अक्टूबर की ये जो तिथि है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है जब आप डॉल्फिन की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो यह भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको बता दें, डॉल्फिन को लेकर अब उत्तर प्रदेश राज्य भी थोड़ा सा सजग हो रहा है। और यहाँ पे पड़ता है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और हस्तिनापुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और इसको भी आपको याद रखना है कि जब डॉल्फिन की बात करते हैं तो डॉल्फिन एक स्तनपायी जीव है। ठीक है, स्तनपायी जीव है, ये अपने बच्चों को स्तनपान कराता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैमल्स जिसको आप बोलते हैं, तो स्तनपायी जीव है डॉल्फिन, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा परिवर्धन कहते हैं किसको? परिवर्धन एक शब्द प्रयोग किया गया है। मृदा परिवर्धन क्या होता है बताएं। मृदा परिवर्धन क्या होता है ये आपको बताना है, जवाब दीजिएगा। मृदा परिवर्धन क्या होता है? मृदा परिवर्धन क्या होता है? मृदा परिवर्धन का मतलब है मृदा जनन। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसको बताएं। गंगा नदी में प्रतिदिन कितने मिलियन लीटर गंदे जल का प्रवाह बिहार में होता है? देखो ये तो सच्चाई है कि भले ही केंद्र सरकार ने एक अलग मंत्रालय बना दिया था, ठीक है, गंगा नदी को साफ करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ उसमें पैसों का बंदरबाट हुआ है। ग्राउंड स्तर पर देखें तो कार्य आप कह सकते हो कि शून्य है। ठीक है, ये सच्चाई है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आप कह सकते हो सत्ता पक्ष से वर्तमान केंद्र सरकार से अपने आप को जोड़कर देखते होंगे, समर्थक होंगे, तो शायद उनको ये बात तो बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि गंगा नदी को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए का बंदरबाट हुआ है। और इसमें यदि हम देखें तो कोई भी कार्य आपको देखने को नहीं मिलता है। आप शुरू कर दीजिए उत्तर प्रदेश से लेकर, लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर धीरे धीरे गंगा आपकी गंदी होती जाती है। और विशेष रूप से कानपुर का क्षेत्र है, इलाहाबाद का संगम का क्षेत्र है, इतनी ज़्यादा आप कह सकते हो प्रवाह ही अब खत्म हो रहा है। धीरे धीरे गंगा का जो प्रवाह है, जो अविरल प्रवाह बोला जाता था ना, वो अविरल प्रवाह अब नहीं रहा है। अब सिर्फ यदि इसी तरह से हम चीज़ों को लेकर चलते रहे, इसी तरह से हम एक दूसरे को दोष देते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की जितनी गलती है उतना हमारी आपकी भी गलती है, क्योंकि हम और आप जागरूक नहीं हो रहे हैं।
सरकार की गलती ये है कि योजनाओं का जो पैसा आता है, आवंटन किया जाता है, उसका बंदरबाट होता है, कोई उस पर नियामक नहीं है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो समस्याएं बहुत सारी हैं। और यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में जो हमारी गंगा नदी, जो पवित्र गंगा माँ आप बोलते हो, ये सिर्फ और सिर्फ मल मूत्र ढोने वाली एक नदी मात्र रह जाएगी, एक नाले का रूप ले लेगी, क्योंकि लगातार प्रवाह समाप्त हो रहा है, प्रवाह कम हो रहा है, और कचरे, शहरों के जो कचरे हैं वो बिना शोधन किए हुए लगातार डायरेक्ट आप कह सकते हो सीवर के कचरे जो है नदी में डाले जा रहे हैं। तो आने वाले समय में स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यदि ग्राउंड स्तर पे कार्य ना दिखे तो निश्चित रूप से निराशाजनक होता है। लेकिन आप क्या करोगे, कोई भी मीडिया संस्थान है इस पर बात नहीं करना चाहता है, आप भी इस पर बात नहीं करना चाहते। देश में आज बहस क्या छिड़ी हुई है, कोई भी बात होती है तो हिंदू और मुस्लिम की बहस छिड़ी हुई है। तो जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं, जो हमारे आवश्यक मुद्दे हैं, वो गायब हैं, वो चर्चा से गायब हैं। निजीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चर्चा से गायब है, ठीक है। दूसरी तरफ यदि आप देखो तो लेटरल एंट्री आपने पढ़ा होगा, सिविल सेवा से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से जानते होंगे। अभी यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर विवाद हुआ था, ठीक है। लेटरल एंट्री के माध्यम से आपके कह सकते हो कि सर्वोच्च जो पद हैं वो भरे जा रहे हैं बिना किसी परीक्षा के, ठीक है। अब राज्य सरकारों ने भी लेटरल एंट्री प्रारंभ कर दिया है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भी लेटरल एंट्री को लेकर बात की है। तो कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो चीज़ें खराब हो रही हैं। इस संदर्भ में तुलना की जाती है कि हम अमेरिका से तुलना कर रहे हैं, ब्रिटेन से तुलना कर रहे हैं, तो भाई आप स्वास्थ्य के संदर्भ में भी अमेरिका से तुलना करो, ब्रिटेन से करो। आप शिक्षा के संदर्भ में भी अमेरिका और ब्रिटेन से तुलना करो। आप जो हमारे डेली वेज वर्कर हैं उनकी भी तुलना आप अमेरिका और ब्रिटेन के वर्करों से करो, तब तो समझ में आता है। जहां आपको अपना फायदा नजर आता है वहां आप अमेरिका और ब्रिटेन से तुलना करते हो, और जहां पे जनता का, छात्रों का जहां पे हित जुड़ा होता है उसको आप नकार देते हो। तो कहीं ना कहीं चीज़ें, अब आप जब तक खुद सचेत नहीं होंगे, खुद जागरूक नहीं होंगे, इसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ है। आपका डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है 115 मिलियन लीटर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, डी विकल्प आपका सही है। चलें इसको बताएं, वायुमंडल में किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है, बताएं। माफ़ करिएगा यदि किसी को जो भी बातें हैं, अतिरिक्त बातें जो भी की गई, यदि किसी को पसंद ना आए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरा इस तरह का कोई औचित्य नहीं था बोलने का। लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आप देखते हो, सुनते हो, गलत होता है तो उसके बारे में कभी ना कभी होता है कि बोलना पड़ता है। इसको बताएं, वायुमंडल में किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा आप सुनते होंगे, आम बात है। तो अम्लीय वर्षा पूछा जा रहा है कि किसके उत्सर्जन से होती है, बताएं। अम्लीय वर्षा किसके उत्सर्जन से होती है। नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। देखो यहाँ पे यदि हम बात करें तो अम्लीय वर्षा की जब हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर के उत्सर्जन से, नाइट्रोजन और सल्फर के उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए, कभी भी पूछ लिया जाए कि जो ओजोन गैस है उसका सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर होता है, वायुमंडल के किस परत में ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि समताप मंडल में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि समताप मंडल है, समताप मंडल में ओजोन गैस का सबसे ज्यादा संकेंद्रण आपको देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है, समताप मंडल में सबसे ज्यादा संकेंद्रण देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि गंगा नदी के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पे भूमिगत जल में आर्सेनिक जो कंटेंट है ये लगातार बढ़ रहा है, आर्सेनिक संदूषण लगातार बढ़ रहा है गंगा के तटीय क्षेत्रों में। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बिहार के आधे से ज़्यादा जिले हैं जहां के भूमिगत जल में फ्लोराइड और आयरन की मात्रा बढ़ गई है। किसकी, फ्लोराइड और आयरन की मात्रा जो है अत्यधिक है। ये बिहार के आधे से ज़्यादा जिले हैं जहां के भूमिगत जल में फ्लोराइड और आयरन की मात्रा बढ़ रही है। यह भी एक चिंता का विषय है, यह भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो भूमिगत जल जो है वो धीरे धीरे अब कह सकते हो कि कुछ दिन यदि ऐसे ही और चलता रहा
तो निश्चित रूप से भूमिगत जल जो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैंडपंप के माध्यम से प्रयोग करते हैं वह भी पीने लायक नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसको बताएं सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों में से सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है ये आपको बताना है। बताएं सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? देखो सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सी विकल्प आपसे सही उत्तर है। हम प्रदूषण की बात कर रहे थे, हम जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण की बात हमने किया। थोड़ा सा ध्वनि प्रदूषण पर भी आ जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण भी यदि हम देखें तो लगातार आप कह सकते हो आवासीय क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है। और जब ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं तो विशेष रूप से जो आवासीय क्षेत्र हैं उनके लिए एक स्वीकार्य मानक बनाया गया है कि इससे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, और वो है 55 डेसिबल। ये याद कर लीजिएगा कि जो आवासीय क्षेत्र हैं उनमें 55 डेसिबल, ये नोट कर लीजिएगा, फैक्ट है कि 55 डेसिबल जो है ये स्वीकार्य मानक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिबल जो है ये स्वीकार्य मानक है ध्वनि का, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो याद रखिएगा कि 90 डेसिबल, यदि 90 डेसिबल की ध्वनि लगातार आप सुन रहे हैं तो इससे आपकी जो श्रवण शक्ति होगी वो आप कह सकते हो धीरे धीरे समाप्त होगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि 90 डेसिबल पर श्रवण शक्ति जो है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस है। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन सी है आपको बताना है। बताएं ब्यूटेन, बेंजीन होगा, और मीथेन और प्रोपेन। बताएं वायुमंडल में, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है मीथेन। चलें इसको बताएं। घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जवाब दीजिएगा। घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? घर में बात हो रही है और हानिकारक विकिरण की बात हो रही है, तो घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है रंगीन टीवी। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। तो ये तो बिहार के प्रश्न थे जो समाप्त हुए। अब हम आ गए हैं साइंस से जुड़े हुए प्रश्नों पे। क्या पूछा जा रहा है? न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक विटामिन, पोषक प्रोटीन और वार अम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव, पोषक और औषधि प्रभाव। बताएं, जवाब दीजिएगा। यदि इस शब्द की बात करें न्यूट्रास्यूटिकल, तो ये जो शब्द है विशेष रूप से दो शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द है न्यूट्रिशन और दूसरा शब्द है फार्मास्यूटिकल। ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और इसका जो तात्पर्य है यदि हम बात करें तो पोषक और औषधीय प्रभाव से है। पोषक और औषधीय प्रभाव इसका सही उत्तर है। ठीक है, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। चले आगे बढ़ते हैं। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? एक वैज्ञानिक थे आप कह सकते हो। तो फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था ये आपको बताना है। विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का, एंजाइम का। विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम, बताएं। चलो बताएं, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? जवाब दीजिए, सबको जवाब देना है। बेसिक जानकारी है, मैंने आपको बताया था कि ये आपको पढ़ना है। चलें, देखो पंक की यदि हम बात करें तो पंक ने जो आविष्कार किया था, एक पोलिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने पहली बार जो विटामिन की अवधारणा है उसको ये लेकर आए थे। तो कहीं ना कहीं विटामिन से जुड़े हुए हैं, मतलब इन्होंने विटामिन का
आविष्कार किया था। अब विटामिन में भी आप देखते हो ए, बी और सी के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए विटामिन ए जो है, विटामिन ए का आविष्कार किसने किया, विटामिन ए की खोज किसने की, तो आपको याद रखना है एल्मर मैककुलम। एल्मर मैककुलम जो थे, इन्होंने विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की थी। याद रखना है एल्मर मैककुलम। जिनको ना दिख रहा हो अच्छे से बता दे फिर से, एल्मर मैककुलम, इन्होंने विटामिन ए की खोज की थी। ए और बी दोनों की खोज की थी। इसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी की खोज की थी जेम्स लिंड ने, इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए, जेम्स लिंड, इन्होंने विटामिन सी की खोज की थी, इनका भी नाम आपको याद रखना है। इसके साथ साथ विटामिन सी की खोज तो किया था जेम्स लिंड ने। जेम्स लिंड ने यह भी बताया कि खट्टे फलों से हमें विटामिन सी मिलता है, खट्टे फलों से हमें विटामिन सी मिलता है, और विटामिन सी के प्रयोग से आप कह सकते हो स्कर्वी रोग दूर होता है, यह भी इन्होंने ही बताया था। विटामिन सी के प्रयोग से स्कर्वी रोग को दूर किया जाता है, यह भी इन्होंने ही बताया था, जेम्स लिंड ने, इसलिए इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है विटामिन, क्योंकि पंक जो है ये एक पोलिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि हृदय रोगियों के लिए सेब का विशेष महत्व है, क्यों, बताएं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्यों? चलो जवाब दीजिएगा। देखो, एक तो है कि सेब में यदि हम देखें तो बहुत सारे आप कह सकते हो खनिज तत्व मिलते हैं। ठीक है, सेब में बहुत सारे खनिज तत्व मिलते हैं, और इनमें यदि देखें तो महत्वपूर्ण है पोटेशियम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है कि सेब की जब बात कर रहे हो तो सेब जो है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और हृदय रोगियों के लिए जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल उनका नियंत्रित रहे। तो सेब क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसलिए यदि हम बात करें यह हृदय रोगियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। और इसमें जैसे मैंने बोला कि किसके लिए, कौन सा इसमें खनिज महत्वपूर्ण है, तो इसमें है पोटेशियम। तो याद रखना है कि ये बड़े स्रोत होते हैं पोटेशियम के, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, ये आपको बताना है। बताएं, किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, ये आपको बताना है। वसा, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन, बताएं, जवाब दीजिएगा। सहायक आहार कारक, सहायक आहार कारक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। चलो, ये है विटामिन। ठीक है, तो सी विकल्प, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। देखो, जो साइंस के प्रश्न है रिवीजन करोगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि ये रटने पे नहीं होता है। ठीक है, बार बार प्रश्नों का अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभूत मात्रा में आवश्यक होती हैं वो कौन सी हैं? बोला जा रहा है कि जीवधारियों को लगभग 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। अब इन 15 धातुओं में प्रमुख कौन सी हैं, इन चारों में से आपको बताना है। बताएं, चलिए बताएं। सबसे ज्यादा जरूरत किसको होती है, इसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से आपको बताना है। देखो, इसका सही उत्तर है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। याद रखिएगा, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये क्रम आपको पता होना चाहिए। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? बताएं, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? चलो बताएं, बहुत ही आसान सा है। अब इसका जवाब यदि नहीं दे पा रहे हो तो निश्चित रूप से गलत है। बताएं, इसका जवाब सभी को देना है, बहुत ही आसान है। पहले कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए,
फिर आगे बढ़िए। सबको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है मैसेज, वीडियो रोक के कमेंट बॉक्स में पहले इसका मैसेज टाइप करिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए बताएं। पहले मैसेज टाइप करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है और सबको जवाब देना है। चलिए हम बता दे रहे हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका सही उत्तर है के। ठीक है, सी विकल्प आपका सही उत्तर है। इतना तो हमने देख लिया, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए जो विटामिन्स हैं ये क्या होते हैं, तो आपको बताना है विटामिन्स जो है ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन्स क्या हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। यदि पनीर आप सब जानते होंगे, दूध का आप कह सकते हो बायो प्रोडक्ट है। तो दूध के बारे में यदि हम बात करें, पनीर के बारे में बात करें, तो पनीर जो है ये मानव शरीर में नए ऊतकों के वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिएगा, नए ऊतकों की वृद्धि में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पनीर। तो पनीर का रोल भी आपको पता होना चाहिए। अब बात हम आज कर रहे हैं विटामिन्स के बारे में। जो भी चर्चा हुई है कहीं ना कहीं विटामिन्स के आसपास ही हुई है। तो आपको बता दें, विटामिन्स के अलग अलग रासायनिक नाम होते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन ए का अलग है, विटामिन बी का अलग है, विटामिन सी का अलग है। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना है विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन बी का आप कह सकते हो कि क्या नाम है, या विटामिन डी का क्या नाम है, तो आपको बताना है विटामिन डी का जो नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, यह भी आपको याद रखना है। तो विटामिन डी का नाम हो गया कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए का नाम हो गया रेटिनॉल, विटामिन सी का नाम अक्सर पूछा जाता है, और विटामिन सी की यदि हम बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। तो याद रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि विटामिन्स की जब आप बात करते हो तो इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विटामिन सी है जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि विटामिन सी कभी भी शरीर में भंडारित नहीं होता है, यह जल में घुलनशील होता है और आपके मूत्र के माध्यम से यह शरीर से बाहर निकल जाता है। तो याद रखना है कि यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो आपको बताना है विटामिन सी जो है ये कभी भी शरीर में भंडारित नहीं होता है, जल में घुलनशील होता है और मूत्र के माध्यम से ये शरीर से बाहर निकल जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आंत, मनुष्य की जो आंत होती है, आंत जिसको आप बोलते हैं, इसमें यदि हम देखें तो किस प्रकार के आंत के जीवाणुओं द्वारा किस प्रकार के विटामिन का संश्लेषण किया जाता है, तो आपको बताना है कि जो मनुष्य के आंत के जो जीवाणु होते हैं इनके द्वारा विटामिन B12 और के का संश्लेषण किया जाता है। इसको भी याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है कि आंत के जीवाणुओं द्वारा किस प्रकार के विटामिन का संश्लेषण किया जाता है, तो आपको बताना है विटामिन B12 और के का जो संश्लेषण है ये मनुष्य के आंत के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? अभी मैंने बता दिया विटामिन B12 और विटामिन के, ये आपको दोनों पता होना चाहिए। देखो, अभी मैंने आपको बताया आगे बढ़ने से पहले कि विटामिन जो सी है ये शरीर में भंडारित नहीं होता है। ठीक है, ये जल में घुलनशील है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या विटामिन ए मानव शरीर में भंडारित होता है, तो आपका जवाब होगा यस, विटामिन ए मानव शरीर में भंडारित होता है और मानव शरीर के यकृत में जो है ये विटामिन ए भंडारित होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आप जवाब दोगे। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं कुछ अच्छे से मैथ के प्रश्न, और दूरी और चाल से संबंधित प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न हैं, ये आपको बताने हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान से प्रश्न है, बहुत ही आसान से प्रश्न है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? एक व्यक्ति 5 कदम आगे चलता है। ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति 5 कदम आगे चलता है, फिर 3 कदम पीछे चलता है, पुनः 5 कदम आगे चलता है और 3 कदम पीछे चलता है।
इस प्रकार जिस जगह पर वह खड़ा है वहां से 15 कदम की दूरी पर गंदा नाला है। यदि उसका कदम चलना 1 मिनट के बराबर, मतलब एक कदम चलना का मतलब 1 मिनट बराबर हो, तो वह कितने समय में नाले में गिर जाएगा। मतलब एक कोई व्यक्ति है, जब वो आगे बढ़ता है तो 5 कदम आगे चलता है, पुनः 3 कदम पीछे आ जाता है। मतलब एक जो उसका चक्र है, मान लीजिए कोई, आप कह सकते हो बिहार में तो भैया शराब बैन है, लेकिन मान लो कि क्योंकि शराब बैन है फिर भी अवैध तरीके से लोग शराब मंगाकर यूज कर रहे हैं। तो मान लो भैया कोई ऐसा शराबी आ गया है आपके क्षेत्र में और उसके 15 मीटर की दूरी पर नाला है, ठीक है। अब अगर शराबी है भाई तो आगे पीछे तो चलेगा ही नहीं, सीधा तो चल नहीं सकता है, नहीं तो फिर शराबी कैसा अगर वो सीधा चलने लगे तो इसका मतलब है कि वो आगे चल रहा है फिर पीछे आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका स्पेशल शराबी है बिहार का, ये पहले 5 कदम आगे चलता है, 1 2 3 4 5, इसको अभी हटा देते हैं कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 5 कदम ये आगे चलता है लेकिन पुनः 3 कदम पीछे आ जाता है, मतलब 1 2 3। कहने का मतलब है ये जो इसका एक चक्र है, पहले आगे फिर पीछे, कहने का मतलब है कि एक बार में ये जो आगे बढ़ता है, क्योंकि मूल स्थान ये है, ठीक है, ये मूल स्थान है मान लो। अब इसमें पहले 5 आगे चल रहा है फिर 3 पीछे आ रहा है, मतलब सिर्फ ये जो मूल स्थान से दूरी कितना तय कर रहा है, सिर्फ 2 कदम तय कर रहा है। कब? जब ये एक चक्र पूरा करता है तो सिर्फ 2 कदम की दूरी ये तय कर रहा है। यहाँ से ये चीज़ें आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए। मतलब जब ये व्यक्ति जो है, जब ये व्यक्ति कुल 7 कदम चलता है, कुल 7 कदम चलता है, 8 कदम चलता है, तो वास्तव में ये अपने मूल स्थान से सिर्फ 2 कदम ही आगे बढ़ पाता है, ठीक है। वास्तव में तो 5 चलता है आगे फिर 3 पीछे आता है, 8 कदम चलता है, लेकिन वास्तव में सिर्फ यदि हम दूरी से इसको देखें तो सिर्फ 2 कदम ही आगे ये बढ़ पाता है। ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब हमने जब समझ लिया कि 2 कदम आगे बढ़ पाता है, तो हमने देखा कि ये जो 2 कदम चलता है, ये जो 2 कदम आगे बढ़ रहा है, इसमें समय कितना लग रहा है, इसमें समय कितना लग रहा है। तो पहले 5 कदम आगे चलता है तो 1 कदम चलने में 1 मिनट, 5 कदम चलने में 5 मिनट, फिर 3 कदम पीछे आता है, 3 कदम पीछे आने में कितना समय, 3 मिनट। मतलब ये 8 मिनट लेता है वास्तव में, और 8 मिनट में सिर्फ 2 कदम आगे बढ़ पाता है। मतलब 2 कदम में इसको 8 मिनट लगते हैं, 2 कदम आगे चलने में इसको कुल 8 मिनट लगते हैं। यहां से ये बात आपकी स्पष्ट हो गई। अब यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत यह है कि ये जो 15 है, 15 कहीं ना कहीं देख रहे हो 5 से 3, मतलब 1 2 3 4 5। यदि हम सामान, यदि ये पीछे नहीं आता होता तो क्या होगा, तीसरी बार में जाके गिर जाता, क्योंकि 15 के बाद जैसे आगे बढ़ता तुरंत ये नाले में गिर जाता। तो क्योंकि ये बैक हो जा रहा है बार बार, ठीक है, तो जब 2 बार, जब ये 10 पे पहुंच जाएगा, जब ये 10 पे पहुंच जाएगा, मान लीजिए ये 10 पे पहुंच गया, 2 3 4 चक्कर में 10 तक पहुंच गया। अब 10 और 15 तक इसको चलना है, तो इसका जो चक्र है 5 आगे चलता है, 3 पीछे आता है। लेकिन जब 10 के बाद ये चलेगा, 1 2 3 4 5, इसके बाद ये गिर गया, अब ये पीछे नहीं आ सकता है क्योंकि ये नाले में गिर गया, ठीक। तो कहने का मतलब है कि यदि हम देखें तो इस तरह का जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाए, सबसे पहले जो फ्री चली गई दूरी है, जहां पे वो वापस नहीं आ सकता है, उसको घटा लेना है। तो मतलब कि टोटल कितना है, 15 कदम की दूरी पर नाला है। मतलब इसमें फ्री चली गई दूरी कितनी है, 15 माइनस यहां से 5 घटा दो, क्योंकि 5 फ्री है, मतलब 10 कदम जो है यही अपने अनुसार ये चल सकता है, क्योंकि 10 कदम जो चलने में इसको समय लगेगा वही इसका समय है, बाकी की इसके बाद ये गिर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो मुफ्त चली गई दूरी, मुक्त चली गई दूरी है, व्यक्ति द्वारा फ्री चली गई दूरी है, उसमें से हमें इसको घटा लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे यदि हम देखें, अब आप समझ गए हैं इसको, तो एक बार, हाँ ठीक है, अब देखिए, अब कोई व्यक्ति है, अब ध्यान से समझना है। ये हमने बता दिया 5 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 4 5, ये आपका है 15 मीटर, 15 कदम, ठीक है। अब ये सर्किट चल रहा है, लेकिन जब ये एक बार में चलता है तो सिर्फ 2 ही कदम आगे बढ़ पाता है। क्यों 2 कदम आगे बढ़ पाता है, क्योंकि 5 कदम आगे चलता है, 3 बैक आ जाता है, और इतना चलने में इसको कुल समय लगता है 8 मिनट। क्यों, 1 कदम बराबर 1 मिनट के है,
तो 2 कदम इसको वास्तव में चलने में पहले 5 फिर 3 8 मिनट का समय लग जाता है। और मैंने बोला फ्री दूरी जो है ये घटा लेते हैं, तो 15 कदम थे, 15 में से 5 घटा लिया क्योंकि इस 5 में अब ये वापस नहीं आएगा, गिर जाएगा। तो बची दूरी कितनी? 10 कदम। अब इसी 10 कदम को निकालना है कि इस व्यक्ति को 10 कदम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखो 2 कदम में इसको लगते हैं 8 मिनट, तो 10 कदम में कितना लगेगा? 8 गुणे 5 बराबर 40 मिनट। ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे यही आंसर हो गया। नहीं, यहां तक तो अभी ये सिर्फ 10 ही कदम चला है, अभी 5 कदम तो इसको और चलने हैं, तब गिरेगा ना नाले में। तो वो जो 5 कदम है वहां पे पीछे नहीं आ सकता ये। तो 1 कदम बराबर इसका 1 मिनट के है, तो अगला 5 कदम बराबर 5 मिनट के, तो 5 मिनट इसमें और जोड़ दो, बराबर 45 मिनट। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। इतना आसान सा प्रश्न था। सिर्फ इसमें समझने की क्या जरूरत थी कि वो जो फ्री दूरी है जिसमें वो वापस नहीं आ सकता है, उसको कुल दूरी में से पहले घटा लेना है। क्यों घटा लेना है? क्योंकि उसमें ये वापस नहीं आ सकता और हर चक्र में ये वापस आ रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद हम जो रेशियो निकालते हैं उसके आधार पर चीजों को हल करके इसका उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये भी उसी तरह का प्रश्न है। यहां पे क्या है कि एक बंदर एक खूंटे से शीर्ष पर चढ़ना प्रारंभ करता है। ठीक है। कोई एक मान लो पोल है और बंदर इसी पे चढ़ना चाहता है। ठीक है। जो 72 मीटर ऊंचा है, ये कुल ऊंचाई इसकी है 72 मीटर। अब क्या कह रहा है? पहले प्रयास में वो 9 मीटर चढ़ जाता है। पहले प्रयास में वो 9 मीटर चढ़ जाता है। मान लो ये 9 मीटर है। ठीक है, 9 मीटर चढ़ जाता है। दूसरे प्रयास में वह 2 मीटर नीचे खिसक आता है। दूसरे प्रयास में वो 2 मीटर नीचे खिसक आया, यहां पे पहुंच गया। ठीक है। जबकि दूसरे प्रयास में 2 मीटर नीचे खिसक आता है, पुनः तीसरे प्रयास में, मतलब पुनः जब ये तीसरा प्रयास करता है, पुनः 9 मीटर चढ़ता है और फिर 2 मीटर खिसक जाता है। तो यहां भी आप देख रहे होंगे कि एक जो सर्किल बन रही है, एक जो चक्र बन रही है, इसमें वास्तव में ये जो चढ़ रहा है कितना? 9 में से 2 घटा दो, सिर्फ 7 मीटर ही चढ़ रहा है। एक चक्र में ये जो बंदर है ये 7 मीटर ही चढ़ पा रहा है। आगे क्या बोला जा रहा है? यही प्रयास दोहराता है। यदि एक प्रयास में, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है एक प्रयास में। अभी तक क्या लिखा था पिछले वाले प्रश्न में कि एक कदम में 1 मिनट लगता है। अब बोला जा रहा है एक प्रयास में 1 मिनट लगता है। मतलब एक प्रयास जो ये करता है, जैसे कि पहले प्रयास में 9 मीटर ऊपर चढ़ता है तो 1 मिनट लगता है, दूसरे प्रयास में 2 मीटर नीचे आता है, उसमें भी 1 मिनट लगता है। तो अब इस तरह के प्रश्न में मैंने क्या बोला था? सबसे पहले फ्री दूरी घटा लेना है, क्योंकि टोटल है 72 में से आप 9 घटा लो। कितना घटाओगे? 72 में से कितना घटाओगे? क्योंकि 9 मीटर तो चढ़ता है ना। तो यहां पे यदि हम देखें तो 72 में से 9 हमने घटा लिया, हमारा आ गया 63 मीटर। ठीक है। अब इसी 63 मीटर को हमें हल करना है। क्यों 9 घटा लिया? क्योंकि जब 9 लास्ट में चढ़ेगा फिर ये खिसक नहीं पाएगा, क्योंकि ये टॉप पर पहुंच जाएगा, इसलिए ये वाली दूरी हमने घटा लिया। अब हमने देखा कि जो बंदर है, एक जो इसका चक्र होता है, एक चक्र में ये कितना चढ़ पा रहा है 1 सर्किल में? तो ये 9 चढ़ता है, 2 खिसक जाता, मतलब 7 मीटर चढ़ पा रहा है। और 7 मीटर चढ़ने में इसको समय कितना लग रहा है? एक प्रयास में 1 मिनट लगता है। तो यहां पे कितना हो रहा है? 2 प्रयास हो रहा। तो कहने का मतलब है 7 मीटर चढ़ने में इसको लगते हैं 2 मिनट का समय लगता है। ठीक है। अब अगर 7 मिनट चढ़ने में 2 मिनट का 7 मीटर चढ़ने में 2 मिनट का समय लगता है, तो 63 मीटर चढ़ने में कितना लगेगा? 7 9 63, मतलब 9 गुणे 2 बराबर 18 मिनट। ठीक है। मतलब 18 मिनट में जो बंदर है ये 63 मीटर चढ़ जाएगा। अब इसको एक प्रयास और करना है, क्योंकि अभी 7 मीटर इसको और चढ़ना, 9 मीटर इसको और चढ़ना है। अब ये जो प्रयास करेगा, जैसे आपने इस पे देखा प्रश्न में क्या लिखा है, एक प्रयास में 1 मिनट लगता है, तो मतलब ये जो प्रयास करेगा इसके बाद तो ये चढ़ जाएगा टॉप पर, तो इसमें कितना मिनट लगता है? 1 मिनट। तो इसका टोटल आंसर क्या हो गया? 19 मिनट इसका आंसर हो गया। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। तो इस तरह का कोई भी प्रश्न आए तो आपको सर्किल देख लेना है कि जो फ्री है उसको चढ़ना है, लास्ट में उसको कितना है वो। ठीक है। एक प्रयास में कितना चढ़ता है तो उसको घटा लेना है सबसे पहले। ठीक है। और उसी के बाद
आपका आंसर निकल जाएगा। बहुत ही सामान्य सा है, सिर्फ यही समझने की ज़रूरत यहाँ पे थी। ठीक है, यदि ना समझ में आए तो अवश्य बताइएगा। अगला जो प्रश्न है इसी तरह का प्रश्न है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल बनाया है मैंने, तो उसको भी देख लेते हैं। इसको आप हल करोगे, हल करके इसको आप लेकर आओगे। क्या प्रश्न है? एक गिलहरी एक दीवार पर जो 83 मीटर ऊंची है चढ़ना प्रारंभ करती है। पहले प्रयास में वह 11 मीटर ऊपर तथा दूसरे प्रयास में वह 2 मीटर नीचे तथा तीसरे प्रयास में 1 मीटर नीचे फिसलती है। अभी तक सिर्फ 2 प्रयास हो रहे थे, एक में चढ़ रहा था, दूसरे में खिसक रहा था। यहाँ पे क्या है, 3 प्रयास हो रहे हैं। मतलब अब जो सर्किल बनेगी, पहले में क्या है 11 मीटर चढ़ जाती है तो 11 चढ़ जाएगी। दूसरे में क्या है 2 मीटर नीचे खिसक गई, 2 घटा दिया हमने। तीसरे में क्या है फिर नीचे खिसक रही है 1 मीटर। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो एक प्रयास में जो है ये 8 मीटर ही चढ़ रही है। ठीक है, अब एक प्रयास में कितना मिनट लग रहा है? एक प्रयास में 1 मिनट लग रहा है। मतलब 8 मीटर चढ़ने में उसको लग रहे हैं कुल 3 मिनट। क्यों? क्योंकि 3 प्रयास हो रहा है, 1 प्रयास, 2 प्रयास, 3 प्रयास। ठीक है, तो अब आपका यहाँ से आप आगे जैसे भी आपने किया था 83 है, 83 में से 11 घटा लोगे, कितना आ जाएगा 72। अब सबसे पहले 8 मीटर चढ़ने में 3 मिनट लगते हैं, तो 72 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा वो निकाल लेना और उसी के आधार पे आगे हल कर लेना। तो यहाँ पे जो सर्किल है अभी तक 2 हो रही थी, यहाँ पे 3 की सर्किल हो रही है, ये आपको समझने की जरूरत है। इसको आप हल करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं समझ में आता है कल फिर से बताइएगा, कल इस पर फिर से विस्तृत चर्चा की जाएगी। ठीक है, चले अब कुछ चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ा है उसको हमें रिकैप करना है, उसके बारे में हम देखेंगे। एक क्विक रिवीजन होगा, बहुत कम समय में आप कह सकते हो क्विक रिवीजन है, तो उसको हम अब करेंगे। ठीक है, अब क्विक रिवीजन से संबंधित चर्चा आपकी होगी, तो सभी को अब अपनी कॉपी किताब जो भी है सब बंद कर देना है, सिर्फ इसको रिवाइज करना है जिन्होंने भी पहले वीडियो देखी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए विशेष रूप से साइंस का यहाँ पे रिवीजन होगा। ठीक है, साइंस को रिकैप करेंगे हम। सबसे पहले वीडियो जब हमने साइंस शुरू किया था वहाँ पे हमने देखा था कि मानव शरीर का 60 से 70% भाग जो है वो केवल जल होता है, ये हमने देखा था। ठीक है, 60 से 70% भाग जल होता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि मानव शरीर में जो प्रमुख तत्व हैं, ऑक्सीजन है 65%, दूसरा है फास्फोरस सबसे कम 1.1%। इसके बाद हमने मानव कंकाल के बारे में पढ़ा था। मानव कंकाल में हमने देखा था कि मानव कंकाल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल, रोम, नाखून आते हैं। अंतः कंकाल होता है जहाँ पे शरीर के भीतर के जो अस्थिपंजर हैं उनकी बात की जाती है। जो अंतः कंकाल होता है उसको पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। एक है अंशीय कंकाल जिसमें 80 अस्थियां होती हैं, एक है उपांगीय कंकाल जिसमें 126 अस्थियां होती हैं। मानव की जो सबसे छोटी हड्डी है उसको बोलते हैं स्टेपीज, ये कान की हड्डी होती है। मानव की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है इसको बोलते हैं फीमर, ये जांघ या थाई की हड्डी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमने खोपड़ी के बारे में पढ़ा था कि खोपड़ी में कुल 28 आपके हड्डियां होती हैं, ये हमने पढ़ा था। और इसमें हमने देखा था जिनमें से 8 ऐसी हैं जो मस्तिष्क के चारों तरफ घेरा बनाती हैं, 14 इसमें से होती हैं जो चेहरे को आप कह सकते हो चेहरे की हड्डियां होती हैं, और 6 होती हैं जो मध्य कर्णों की हड्डियां होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था लिगामेंट नामक एक संयोजी ऊतक, ये मैंने आपको बताया था। और लिगामेंट नामक जो संयोजी ऊतक था ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने में मदद करता है। एक हमने दूसरा ऊतक आपको बताया था जिसका नाम था कंडरा, और कंडरा नामक जो संयोजी ऊतक हमने बताया था इसका काम था हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ना। इसके साथ साथ हमने आपको यह भी बताया था कि गर्दन का जो पहला कशेरुक है उसको बोलते हैं एटलस कशेरुक। गर्दन का जो पहला कशेरुक है उसको बोलते हैं एटलस कशेरुक, जो कि गर्दन को सीधा रखने में मदद करता है, ये हमने देखा था। हमने यह भी देखा था
कि मानव शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है वो 12 जोड़ी होती है, अर्थात आप कह सकते हो 24 पसलियां होती हैं। और इन्हीं पसलियों के घेरे में हमारे जो हृदय है, हमारा जो फेफड़ा है वो रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ हमने देखा था मनुष्य की जो कशेरुक या रीढ़ की जो हड्डी है उसमें 26 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं शिशुओं के कशेरुक या रीढ़ की हड्डी की, तो वहां पे जो इनकी संख्या होती है वो होती है 33। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है इसी तरह से साइंस का, विशेष रूप से साइंस का जो हम देखेंगे उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे, जरूरी भी है क्योंकि साइंस एक महत्वपूर्ण रोल रखता है, रोल निभाता है आपकी प्रारंभिक परीक्षा में, तो ये हमें पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। बेहतर है तो बेहतर कमेंट, बेहतर नहीं है तो सुझाव वाले कमेंट आप अवश्य कर सकते हैं। कोई कमी है तो कमियों को भी आप इंगित कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।